वेलकम बैक टू जीएस वरदान। हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। दिया है दो नदियाँ जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो दो नदियों के बारे में पूछा जा रहा है। एक जो है स्रोत जो है झारखंड में है तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है। समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती हैं जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। वन्य जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल भी है और सुरक्षित क्षेत्र है। तो वह क्या है? भीतरकनिका। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वह भीतरकनिका है। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बताया था इसके बारे में इसके पहले के वीडियो में। अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसको IUCN कहा जाता है, तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाना एंड फ्लोरा, ये साइट्स कहते हैं। ठीक है, साइट्स कहते हैं। फ्लोरा एंड फाना, फ्लोरा का मतलब हुआ फ्लावर मतलब प्लांट और फाना का मतलब हुआ एनिमल्स। तो टेक्निकल टर्म है, बायोलॉजी में यूज किया जाता है। तो फाना मतलब हो गया एनिमल और फ्लोरा मतलब प्लांट के बारे में। तो साइट्स के बारे में पूछ रहा है IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्धकर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। ठीक है, तो ये UPSC का प्रश्न है। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। तो यह किसका अंग नहीं है? तो यह UN का पार्ट नहीं, UN का अंग नहीं है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का अंग नहीं है, संयुक्त राष्ट्र का। परितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र है। इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी नामक पहल के संदर्भ में क्या सही है? यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह ऐसा उपागम है प्रस्तुत करता है जो परितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निदर्शन करे, अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। इसी के बारे में पूछा जाए टीब के बारे में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ओके, मुख्यालय इसका जेनेवा में है। सिंह, पुच्छी, बानर, मकाक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। तो मकाक कहते हैं, मकाक कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पाया जाता है। ये इसका नेचुरल हैबिटेट है। भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं काली गर्दन वाला सारस पाया जाता है, जिसे कृष्णग्रीव सारस भी कहते हैं, उड़न गिलहरी, कंदली और हिम तेंदुआ। चीता को भारत से विलुप्त घोषित किया गया था। वर्ष 1952 में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन अभी हाल ही में भी सरकार की एक परियोजना है जिसके तहत चीतों को बाहर से लाया जाएगा और मध्य प्रदेश में उसको रखा जाएगा। तो सरकार के भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। समुद्र तल से 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है हिम तेंदुआ। स्नो लियोपर्ड जिसे बोलते हैं हिम तेंदुआ 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है
और इनका गणना करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे स्थानों पे, दुर्लभ स्थानों पे पाए जाते हैं जहाँ पर आसानी से हमारी पहुँच नहीं हो पाती है। इसलिए इनका एग्जैक्ट काउंट करना इनको बहुत ही मुश्किल काम है। जम्मू एवं कश्मीर का राज्य पक्षी है काली गर्दन वाला सारस। काली गर्दन वाला सारस जो है जम्मू और कश्मीर का राज्य पक्षी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक उड़न गिलहरी है। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में उड़न गिलहरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है। शीत निष्क्रियता, तो शीत निष्क्रियता किस में पाई जाती है? चमगादड़ में, भालू में, रोडेंट्स जो होते हैं, कृंतक कृंतक रोडेंट्स में, जैसे कि चूहे हो गए, खरगोश हो गए, ठीक है, इनको रोडेंट्स कहते हैं। चमगादड़, भालू और कृंतक। पूछ रहा है शीत निष्क्रियता। शीत निष्क्रियता को हम हाइबरनेशन कहते हैं। तो पूछा जाता है हाइबरनेशन या शीत निष्क्रियता किस में पाई जाती है? तो शीत निष्क्रियता का मतलब ये हुआ कि ठंडक के मौसम में ये जंतु निष्क्रिय हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। तो भालू, कृंतक, चमगादड़ निष्क्रिय हो जाते हैं, कहीं जा कर के छुप जाते हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं। समशीतोष्ण और शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रिय और अवसन्न अवस्था को जिसमें वहाँ के अनेक प्राणी जाड़े की ऋतु बिताते हैं, ठीक है, इसे हाइबरनेशन, देखिए क्वेश्चन है, शीत निष्क्रियता कहते हैं, हाइबरनेशन, ठीक है। गिलहरियाँ, स्क्वैरल्स, छछूंदर, मस्ट रैट, चूहे, मूषक आदि स्तनधारी प्राणी हैं। तो रोडेंट्स के अंतर्गत ये सब आते हैं और रोडेंट्स हैं। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। निम्नतर अक्षांशों में बताया था कि अर्थ है 0 डिग्री है, तो पोल से इक्वेटर की तरफ आने में, विषुवत रेखा की तरफ आने में जैव विविधता बढ़ती है। तो निम्न अक्षांशों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, ये वाले रीजन में। पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। तो निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता अधिक होती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगरमच्छ पाया जाता है, ठीक है, मतलब ऐसा मगरमच्छ जो सलाइन वाटर में रहता है। अंडमान एवं निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में डुगोंग, डॉल्फिन, व्हेल, ड्यूगोंग क्या है बताया था, स्तनधारी एक है। साल्ट वाटर समुद्री कछुआ, समुद्री सांप आज सामान्य रूप से बहुतायत में पाए जाते हैं। ये विशाल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं। श्रू और टैपीर। भारत में उत्तर पूर्व में सघन वनों में रहता है स्लो लोरिस, स्लो लोरिस, ठीक है। इस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। इस तरह क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछे जाते हैं। आईएएस के एग्जाम में ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और कभी कभी यूपीपीसी से पूछा जाता है। बाकी अन्य एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। वृक्षों पर रहने वाला वह स्तनधारी जिसका जूलॉजिकल नाम एलुरस फंगेस है, रेड पांडा, रेड पांडा, ठीक है। और इस तरह क्वेश्चन ज़्यादातर क्या होते हैं, करंट न्यूज वाले होते हैं। ज़्यादातर करंट न्यूज में कोई भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है, विलुप्त जीव है, या कोई भी संकटापन्न जीव है, तो उसके बारे में पूछा जाता है, जो करंट टॉपिक से रिलेटेड होता है। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में। रेड पांडा कहाँ पाया जाता है? उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। वेटलैंड इंटरनेशनल एक है, संस्था है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। वेटलैंड इंटरनेशनल एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है एक, ठीक है।
और जो आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधनों को बनाए रखने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत है। कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका नीदरलैंड में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। ठीक है। भारत रामसर कन्वेंशन, अभी समय वो बोलते हैं कन्वेंशन को, भारत रामसर कन्वेंशन का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। तो वह कथन जो इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए। तो इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। भारत रामसर कन्वेंशन का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर, वही सेम क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, उनके धारणीय उपयोग की तरह है। ठीक है। यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे अभिप्राय है मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो गया है या हो रहा है या हो जाना संभावित है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि को क्या कहते हैं? बताया था कि दलदली भूमि होती है, बरसाती जमीन जिसे कहते हैं। उपयोगी है पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम में भारी धातुओं को मुक्त करने हेतु, तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। ठीक है। आर्द्र भूमियाँ इस सब के लिए क्या होती हैं? उत्तरदायी होती हैं और मदद करती हैं। जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के बीच का क्षेत्र कहते हैं। तो जलीय जहाँ पर जल हो और स्थल दोनों जहाँ पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि क्षेत्र कहते हैं, वेटलैंड कहते हैं। आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है आर्द्र भूमियाँ? गुजरात में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक आर्द्र भूमियाँ कहाँ पर है? गुजरात में है। ओके। भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से कम है। तो जो भौगोलिक क्षेत्र, जैसे इंडिया का मैप है, ठीक है, इंडिया का जो मैप है, इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ये तटीय क्षेत्र है, ये कोस्टल रीजन पे जो आर्द्र भूमियाँ हैं, भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र पूछा जा रहा है, आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से, और जो अंदर है, जो मतलब कि क्या है, इस लैंड एरिया के मतलब भारत के टेरिटरी के, इंडिया टेरिटरी के अंदर जो आर्द्र भूमियाँ हैं तो उनकी संख्या क्या है? ज़्यादा है, और तटीय जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनकी संख्या कम है। जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है गहरे सागर में। तो सागर की अगर गहराई ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होगा? प्रोडक्टिविटी कम होगी। गहरे सागर में क्या होगा? जो छोटे छोटे पौधे हैं फाइटोप्लैंक्टन, उनकी मात्रा कम होगी तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। वेरी इंपॉर्टेंट है, बताया था उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? इक्वेटर से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, ये वाला पूरा एरिया है। टूमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की लेखिका हैं वंदना शिवा। वंदना शिवा ने टूमारोज बायोडाइवर्सिटी नामक एक पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो वंदना शिवा इनका नाम है। जैव विविधता से संबंध रखते हैं खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि। ठीक है, खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि बताया था। बायोसेफ्टी के बारे में कार्टाजेना प्रोटोकॉल बताया था। ठीक है, ये वही उसी के बारे में बता रहा है। आनुवंशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, विश्व विरासत अभिसमय। ठीक है,
वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, आनुवंशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, मरुभवन का सामना करने हेतु तो यूएन कन्वेंशन है। ठीक है। इसके बाद देखिए हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं जिसे, ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसे कहते हैं क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। ग्रीन हाउस इफेक्ट और जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन होता कैसे है? जलवायु परिवर्तन में क्या होगा कि कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी, या जितने भी प्रदूषित गैसें हैं उनकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है, और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड है। और चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही गर्म गैस होती है, तो इसकी मात्रा बढ़ने से क्या होगा, जो ग्लेशियर्स हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, जो हिमखंड हैं पहाड़ों पर, वे क्या होंगे, पिघलने लगेंगे। और पिघलने लगेंगे तो क्या होगा, बहुत अधिक मात्रा में जो है जल का जमाव होने लगेगा समुद्रों में, और जो छोटे छोटे आइलैंड हैं वे डूबने लगेंगे। ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वनस्पतियाँ हैं, जीव जंतु हैं, वह क्या होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं उससे। क्योंकि जैसे कि कोई भी प्लांट है, उसको ग्रो करने में, या उसको मतलब ग्रो करने में, प्रोडक्टिविटी करने में क्या है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया या बहुत कम हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, वह पौधा सर्वाइव नहीं करेगा। इसी प्रकार से क्या एनिमल्स के केस में भी है, अगर टेम्परेचर बढ़ गया, जैसे देखा होगा आप लोगों ने गर्मी के मौसम में क्या होता है, 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी पे तो वेरी करता रहता है। तो उस समय क्या होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, हमारी शरीर की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। अगर वही टेम्परेचर बढ़ जाता है, बहुत सारे जीव जंतु क्या है, उस टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते और उनकी मौत हो जाती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट और जलवायु परिवर्तन के बारे में हम इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके। एक्चुअली हमें क्या करना है, कार्बन एमिशन को कम करना है, कार्बन एमिशन को कम करना है। तो बहुत सारे देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया है इंटरनेशनल कन्वेंशन के थ्रू, लेकिन यह सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि कार्बन एमिशन को रोकना बहुत ही मुश्किल हो गया आजकल। ठीक है। तो उसी के बारे में, तो 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो क्योटो, क्योटो कहाँ पे है, जापान में है। क्योटो में किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया था। और क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को, उत्सर्जन को रोकने के लिए एक संधि है। ठीक है, जिस पर कई देशों ने हस्ताक्षर किया है। जलवायु परिवर्तन पर, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग से 2007 में स्थापित किया गया था भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि। ठीक है, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि 2007 में हस्ताक्षरित किया गया था। यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु प्रदान करती है। तो तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है, तकनीकी एवं वित्तीय सहायता। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कथन और कारण संबंधित है, असर्शन एंड रीजन। इसे पूछा जा रहा है कि कथन दिया हुआ है, भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से क्या है, सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। कारण दिया है क्योंकि मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। तो ये भी सही है, और इसको क्या कर रहा है, स्पष्ट भी कर रहा है, कथन को कारण जो है स्पष्ट रूप से व्याख्या कर रहा है। भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है क्योंकि मौसम
की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे या गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन होगा मतलब कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ का तो वनस्पतियाँ क्या होंगी, जो पौधे हैं, जो फसल है, फसल जो हम उगाते हैं, ठीक है, तो उनका प्रोडक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। जब प्रोडक्शन कम होगा तो वही बता रहा है कि मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, जी बार बार क्वेश्चन पूछा था, 0.03% होना चाहिए, 0.03% होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं, ये एटमॉस्फेयर की बता रहा है, इन्वायरमेंट में, वायुमंडल में कितना कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, ठीक है, जो ऑटोमोबाइल्स हैं, मोटरसाइकिल है, कार है, ये सब वाहन जो हैं, इनसे जो उत्सर्जन होता है कार्बन का, ठीक है, उससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तैल चलित, स्वचालित की संख्या विस्फोटन, मतलब जो स्वचालित वाहन है, ठीक है, तथा अत्यधिक वन उन्मूलन, और वन उन्मूलन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वन उन्मूलन मतलब क्या हुआ कि वनों का काटा जाना, वनों का काटा जाना, ठीक है, वनों को काटा जा रहा है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, इससे क्या होता है, कार्बन की मात्रा बढ़ रही है, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। तो जब पेड़ पौधों की संख्या कम होगी तो वही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी, पृथ्वी पे बढ़ने लगेगी। तो ये सारे कारण हैं। वह देश जिसने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु वर्ष 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है, यह पुराना न्यूज है, ठीक है, अभी कई देशों ने लगा दिया है। तो सिंगापुर था उस समय, 2019 में सिंगापुर ने कार्बन टैक्स लगाया था। मतलब कि आप गाड़ी अगर यूज कर रहे हैं, कार वगैरह चला रहे हैं, तो उसमें कितना कार्बन का आप उत्सर्जन कर रहे हैं, ठीक है, कितनी गाड़ियां हैं आपके पास, वो पूरा सरकार उसका ब्यौरा रखती है, और उसके बाद कितना आप प्रदूषण फैला रहे हैं उस हिसाब से टैक्स लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के मानव उद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु संभावित स्थान हो सकता है परित्यक्त और गैर लाभकारी कोयला संस्तर, निःशेष तेल एवं गैस भंडार एवं भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह। ये झारखंड पीसेस क्वेश्चन है। झारखंड राज्य ने जलवायु केंद्र स्थापित किया है कहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूएनडीपी के सहयोग से जलवायु केंद्र स्थापित किया गया झारखंड में। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्ययोजना प्रकाशित हुई वर्ष 2013 और 2014 में कार्ययोजना प्रकाशित। इस ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा झारखंड का, और करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय का। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना रिपोर्ट 2014, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बाहर का है, ये भी और ये भी। जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, ठीक है, ये तीनों क्या है, क्लाइमेट चेंज के कारण है। ग्रीन हाउस गैसें, जितनी प्रदूषित गैसें हैं ग्रीन हाउस गैसें उसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ओजोन परत का क्षरण, ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड पॉल्यूशन, ये तीनों इसके कारण हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। जय हिंद।